हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव सक्सेना और आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। वही थ्योरी जो प्रसिद्ध है बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन के नाम से। इनके बारे में और बात करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का रेफरेंस मैंने चार्ल्स डार्विन की ही दो किताबों से लिया है, जिनका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो को मैंने एक तरह से ओवरलुक किया है और यहाँ मैंने क्लियरली मेंशन किया है दैट लेट्स लुक इनटू द डार्विन्स वर्ल्ड बाय ट्रैवलिंग ऑन एचएमएस व्हीकल। सो एचएमएस व्हीकल एक बहुत ही फेमस शिप था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और बहुत सारी जो स्टोरीज हैं, काफी दिलचस्प स्टोरीज जो इसके बारे में प्रचलित हैं, काफी डरावनी हैं, कुछ स्केरी हैं, कुछ अच्छी हैं, बुरी हैं, सब तरह की इनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं डार्विन की कुछ बेसिक बातों के बारे में। हालांकि मुझे तथ्य याद रखने में कुछ खास रुचि नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए शायद ये डिस्कस करना जरूरी है। तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं, जो चार्ल्स डार्विन थे, इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। पैदा हुए थे ये 12 फरवरी 1809 को, और एक इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। डेवलप हो गया, अब तो वो एक शहर हो चुका है। खैर, श्रेव्सबरी इस शहर का नाम था, और 19 अप्रैल 1882 को इनकी मृत्यु हो गई, 73 साल की उम्र में लगभग। और जहाँ इनकी मृत्यु हुई उसका नाम था डाउन केंट। ये भी इंग्लैंड की ही एक जगह थी जहाँ ये घूमते हुए गए थे और वहां फिर बाद में बस गए थे। ऑक्यूपेशन की बात करें तो बेसिकली चार्ल्स डार्विन बायोलॉजिस्ट थे, या फिर कुछ लोग इन्हें नेचुरलिस्ट भी कहते हैं। दोनों ही तरीकों से ये जाने जाते हैं। जब इन्होंने अपने उस फेमस शिप जो कि एचएमएस वीगल शिप था, उस पर जब यात्रा की थी, तब इन्हें एक इनविटेशन ही आया था एज अ नेचुरलिस्ट उस शिप पे यात्रा करने के लिए, जो कि एक शिप था इंग्लैंड की नेवी का उस वक्त में। और इसके अलावा जो दो बुक्स मैंने कहा जिनसे रेफरेंस लेके मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, जिससे कि इस वीडियो का एक एक फैक्ट जो है वो सच हो, कोई भी ऐसी जानकारी मैं आपको ना प्रोवाइड करूं जो फैक्चुअल नहीं है या फिर जो रिटन स्टेटमेंट में नहीं है। जो दो बुक्स हैं जहां से मैंने इस वीडियो का रेफरेंस लिया है, वो बुक्स हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये वही बुक है जहां से कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत लिया गया है। और दूसरी जो बुक है वो है द वॉयज ऑफ द व्हीकल। ये बुक इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बुक में इन्होंने अपनी ट्रैवलिंग्स का जिक्र किया है कि एक 6 साल के दरमियान ये एक जहाज जिसका नाम एच एम एस व्हीकल है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसे लेके ये किन किन जगहों पर गए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं समझता हूँ कि डार्विन के बारे में या फिर उनकी जाती जिंदगी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि बिना उनकी उस मेंटेलिटी को समझे हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को नहीं समझ पाएंगे। जिस मेंटल लेवल से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का आइडिया आया था, कि क्या तथ्य थे या फिर क्या बातें थी जिसने डार्विन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसा कोई सिद्धांत एग्जिस्टेंस में होना ही चाहिए। उदाहरण से समझे तो ये वैसा ही है जैसा न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा, तब न्यूटन को लगा कि धरती में कोई एक ऐसी चीज होनी ही चाहिए जो सेब को ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ खींचती है, जहां से ग्रेविटी का एक सिद्धांत निकला। वैसे ही डार्विन को ऐसा कब लगा कि ऐसा कुछ एवोल्यूशन जैसा कोई प्रोसेस हमारे बीच में काम करता ही होना चाहिए, और कैसे वो उस मेंटल स्टेट तक पहुंचे, ये समझने के लिए थोड़ा सा डार्विन के बारे में जानना जरूरी है। कभी भी जब आप किसी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी जीवनी पढ़ते हैं, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो सेम है। तो पहले बात करते हैं कि जो डार्विन थे एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। आम भाषा में कहें तो पैसे वैसे की कोई कमी नहीं थी, काफी खुशनुमा इनका बचपन बीता। साथ ही इन्हें बचपन से स्केच करने का बहुत शौक था। कोई भी पक्षी या जानवर अगर इनको प्रभावित करता तो उसे पकड़कर उसका स्केच बनाने लगते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो आजकल के आम माँ बाप की तरह इनके पिता को इनके करियर की चिंता हुई। करियर को लेकर इनके पिता ने इनको एक सजेशन दिया कि क्यों ना तुम पोप हो जाओ, किसी चर्च में जाके पोप यानी कि पादरी हो जाओ, और उसके लिए एक पढ़ाई होती थी, वो पादरी की पढ़ाई तुम शुरू कर दो और बाद में एक पोप के रूप में अपना जो करियर है वो स्थापित करो। जाहिर है एक थोड़े रिबीलियस किस्म के थे चार्ल्स डार्विन, इनको उसमें रुचि नहीं आई। तो इनके जो चाचा थे, इनके अंकल थे, उन्होंने इनका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया।
यूनिवर्सिटी में भी उबाऊ पढ़ाई में इनका कोई खास मन नहीं लगा और 23 साल की उम्र में इन्होंने तय किया कि ये दुनिया की सैर करने निकलेंगे। लेकिन जाहिर है दुनिया की सैर करना इज नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि आ, अभी की तरह एरोप्लेन्स वगैरह तो होते नहीं है कि आप यहाँ से उठ के वहां चले जाइए। उसी समय आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस शिप का नाम मैं बार बार ले रहा था, HMS बीगल, उसकी तरफ से चार्ल्स डार्विन को एक प्रपोजल भेजा एज अ नेचुरलिस्ट कि आप इस शिप पे जाइए, इस शिप से यात्रा कीजिए दुनिया भर की, और जो भी बायोलॉजिकल चीजें हैं उनको स्टडी कीजिए, और स्टडी करके वो जो रिसर्च है आपकी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप हैंड ओवर कर दीजिए। चार्ल्स डार्विन के लिए ये बहुत खुशनुमा बात थी, क्योंकि वो तो करना ही चाहते थे इस दुनिया की सैर। तो उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और जो शिप बाद में जाके बहुत फेमस हुआ, HMS बीगल, उस पे चढ़ के ये यात्रा करने निकल पड़े। अब एक फर्दर जो कुछ चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये HMS वीगल एक्चुअली दिखता कैसा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई सारे स्केचेस के थ्रू हमें पता चला है। इसके अलावा ये, क्योंकि एक इंग्लैंड की नेवी का शिप था, एक नेवल शिप था, और वैसे ये थोड़ा सा टूट फूट भी किया था उस वक्त के बाद, मतलब जब इसका यूज हो चुका था। लेकिन अभी भी ये वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है, अगर आप कभी इंग्लैंड जाना हो आपको तो आप इसे देख भी सकते हैं। खैर, ये था HMS व्हीकल, जिसके बारे में कई मशहूर दिल दहला देने वाली कहानियां भी हैं, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। फिलहाल चलिए समझते हैं इसकी ज्योमेट्री को। तो ये हवा का सहारा लेके चलने वाला शिप है, जो कि जाहिर है आप देख सकते होंगे, इसमें थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा। इसकी लंबाई लगभग 28 मीटर की थी, और इसकी जो बीम थी, इसकी जो तली की जो मोटाई थी, वो लगभग 7.5 मीटर चौड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं ये कोई ऐसा जहाज नहीं था कि जिसे आसानी से डुबाया जा सके या फिर जो आसानी से डूब जाए। तो इस जहाज से ट्रेवल करते हुए डार्विन बेसिकली साउथ अमेरिका पहुंचे। साउथ अमेरिका आप जानते हैं कि 7 महाद्वीपों में ये पृथ्वी को हमने बांटा हुआ है स्टैंडर्ड तरीके से। उनमें से एक जो आइलैंड है, अमेरिकन सॉरी साउथ अमेरिकन आइलैंड, वहां ये पहुंचे इसी जहाज से ट्रेवल करते हुए। फर्दर इसके बारे में कुछ बात करेंगे, उससे पहले एक बार एक नजर डाल लेते हैं साउथ अमेरिका के उस मैप पे जहां पे ये पहुंचे थे। तो इस महाद्वीप के पश्चिम में एक कंट्री है जिसका नाम है एक्वाडोर। एक्वाडोर में आपको हाईलाइट करता हूँ, ये एक्चुअली यहाँ पे है। ये आप छोटा सा कंट्री देख रहे होंगे, ये यहाँ से ट्रैवल करते हुए आए ऑल द वे, और यहाँ इस कंट्री में ये जो येलो कलर की कंट्री है इसे कहते हैं एक्वाडोर। मतलब इस कंट्री का नाम है एक्वाडोर, ऑब्वियसली ये रिसेंटली भी है। तो इस कंट्री में ये ट्रैवल करते हुए पहुंचे, और डार्विन ने अपने समय की सर्वश्रेष्ठ खोजें इसी कंट्री से इंस्पायर्ड, या फिर इस कंट्री का एक जो आइलैंड था उस पर ही की, और एक्वाडोर इनका कई बार आना जाना भी रहा। और इस कंट्री पे फोकस करते हुए आइए इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाते हैं। तो बेसिकली ये है एक्वाडोर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक्वाडोर यहाँ से लगभग 500 माइल्स की दूरी पे, या 500 माइल्स अगर किलोमीटर्स में करेंगे तो 5 × 1.6, तो लगभग 800 किलोमीटर, 700, 750, 800 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से एक दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है गैलापेगस आइलैंड। ये एक हिस्टोरिकल आइलैंड है, क्योंकि यहीं पे बैठ के या फिर यहीं की स्पीशीज से प्रेरणा लेकर चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसे सिद्धांत दिए। तो किस तरह से दिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस आइलैंड पर जब ये इन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जो जीव हैं या फिर जो स्पीशीज है वो इंग्लैंड की स्पीशीज से काफी अलग है। अगर डार्विन की जगह आप होते तो जाहिर है अभी इसी वे में सोचते। सोचने का रीजन ये है कि जैसे आपके यहाँ, जैसे आपने ज्यादा से ज्यादा जो कछुए देखे होंगे, जो टर्टल्स देखे होंगे, वो छोटे छोटे से होते हैं। आपने कभी 3.5-4 फीट का कछुआ ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। जब आप किसी स्ट्रेंज जगह पर देखेंगे तो आपको हैरत अंगेज लगेगा वो। आपने कभी मगरमच्छ के साइज की छिपकली नहीं देखी होगी, शुक्र है होनी भी नहीं चाहिए। मगरमच्छ के साइज की छिपकली अगर हमारे घरों में होगी तो वो दीवारों पे क्या ही चढ़ेगी, आप समझ सकते हैं। तो जब ये वहां पर गए इस गैलापेगस आइलैंड में, तो इन्होंने ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें देखी। उनमें से एक सबसे जो मशहूर, इन्होंने सबसे पहला जो जीव देखा वो टर्टल ही था। वो लगभग 4 फीट का टर्टल था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। हेयर स्टाफन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने बड़े साइज का कछुआ अगर
और अन्य ऐसे कई जीवों को डार्विन ने पहले तो देखा नहीं था, और जब पहले उन्होंने बाद में देखा तो काफी वो शॉक हो गए, एक तरह से हतप्रभ हो गए। उन्होंने इन सबको स्टडी करना शुरू किया, और जैसा कि मैंने बताया, डार्विन की आदत थी कि वो स्केच बनाते थे हर चीज का। उन्होंने अपनी स्केच बुक में इसका ब्लड सैंपल लिया और इसका एक स्केच बनाने बनाने शुरू कर दिए। और इसके बाद एक तरह की बड़ी सी लिजार्ड जो होती है। नेक्स्ट ये है जाइंट लिजार्ड, जो कि गैलापैगस आइलैंड पे देखी गई थी। इसी के साथ जो आप ये छिपकली देख रहे हैं, अगर आपकी दीवारों पर रेंगती तो आप सोच ही लीजिए आप कैसा महसूस करते। खैर, भला हो एवोल्यूशन के प्रोसेस का कि इतनी बड़ी छिपकली आपकी दीवारों पे नहीं है। और बहुत आसान और सिंपलिस्टिक वे में अगर मैं आपको समझाऊं, तो इस छिपकली का इतने बड़े होने से लेकर, और एक छिपकली जो आपके घर पे मौजूद है, जो आपकी दीवारों पर रेंगती होगी, उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो इतनी ही बड़ी छिपकली से हैं। तो ये जो प्रोसेस है इतने बड़ी छिपकली से इतनी छोटी छिपकली तक हो जाना, इस प्रोसेस को ही एवोल्यूशन का प्रोसेस कहते हैं। खैर, ऐसे ही कई सारे और सिनेरियोज हैं जिनका एग्जाम्पल बखूबी दिया जा सकता है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इतना काफी है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको इससे, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कि इनके पिता क्या चाहते थे और ये क्या हो जाए। और इसके बीच में एक और बात है, जब ये घूम ही रहे थे तो 20 फरवरी 1835 एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक भी आया था। इस अर्थक्वेक का आप पता इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये अर्थक्वेक आया था तो सुनामी तक आ गई थी इस अर्थक्वेक की वजह से। और इस अर्थक्वेक के बाद और सुनामी के बाद जो अमेरिका था, वो लगभग, जो साउथ अमेरिका था, वो लगभग 3 मीटर ऊपर उठ गया था। द होल अमेरिका वॉज लिफ्टेड अप बाय 3 meters। कैन यू इमेजिन, लाइक दिस वॉज द मैसिव earthquake that anybody could have experienced at that time। तो इस अर्थक्वेक की अपने आप में एक अलग कहानी है, और इसके बारे में डेफिनेटली, क्योंकि अभी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा एक लेसन होने वाला है हम सभी के लिए। मेरे ख्याल से 3-4 वीडियोस कम से कम इस पे मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। इसमें जो कुछ पॉइंट ऑफ नोट्स हैं, आप चाहें तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। HMS वीगल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद रखना चाहिए। और एक्वाडोर, ये वो कंट्री है जहाँ से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का इजाद हुआ या जो शुरू हुई। एक ये जो आइलैंड है गैलापैगस आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये वो मेन फैक्टर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए इन ऑर्डर टू लर्न होल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और इसके आगे हम बात करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि जो चार्ल्स डार्विन थे वो अपने घर से निकले इंग्लैंड से, और आगे उन्होंने एक बहुत लंबा सफर तय किया। और सफर तय करते करते वो एक स्पेसिफिक जगह पे आए जिसका नाम था एक्वाडोर। एक्वाडोर में भी एक और जगह पे पहुंचे जिसका नाम था गैलापैगस आइलैंड। और गैलापैगस में उन्होंने कुछ स्पीशीज, लिविंग स्पीशीज को स्टडी किया। अभी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आया नहीं है, ये रास्ता है बस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तरफ जाने का। लेकिन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अभी आएगा, मतलब आप थोड़ा सा इसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। और एक आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में बात याद रखनी है, आपको याद रखना है कि ये 20 फरवरी 1835 को एक बहुत मैसिव 8.5 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिससे मिले एस्केलेटन के बाद ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पॉसिबल हो सका। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की कि जितने सिंपलिस्टिक तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ मैं आपको समझाऊं। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपकी कोई सजेशंस या क्वेरीज हैं, आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा ईमेल abhinav6ksenna927@gmail.com, और तमाम चीज़ें हैं जो भी हैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज या जो भी है आप लिख सकते हैं, और चाहें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं लेकिन कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। इतना ही मुझे आज कहना था। और कल इसके बाद, या फिर जब भी हम, मेरे ख्याल से परसों हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, we'll proceed further. Thank you so much everyone. Have a good day and keep learning.